Hello, my dear friends. You are again with CA Anuradha. I hope, my dear friends, you are all doing absolutely great in your life. Today, I would explain about the most important concept in the income tax, that is कैपिटल गेन कैपिटल लॉस। यानी ज़्यादातर लोगों को पता होता है कि कौन कौन सी इनकम के हेड है जिनके ऊपर इनकम टैक्स लगाता है। जैसे कि बिज़नेस इनकम का ज़्यादातर सबको पता होता है कि बिज़नेस की इनकम या लॉस को कंसीडर करता है इनकम टैक्स और उसके ऊपर टैक्सेबिलिटी लगा के चलता है। सैलरी की इनकम का भी ज़्यादातर सबको पता होता है। अदर सोर्स की इनकम का भी ज़्यादातर लोगों को आइडिया होता है, जिसमें कि आपकी अदर सोर्स की इनकम में सेविंग अकाउंट में जो इंटरेस्ट मिलता है, एफडी में जो इंटरेस्ट मिलता है, या शेयर्स के ऊपर जो डिविडेंड मिलता है, वो वाली इनकम आ गई, आपकी अदर इनकम आ गई। वो सारी अदर सोर्स की इनकम का भी ज़्यादातर लोगों को पता होता है कि ये अदर सोर्स ऑफ इनकम वाले हेड में टैक्सेबल होता है। एंड हाउस प्रॉपर्टी की इनकम का भी ज़्यादातर लोगों को आइडिया होता है कि जो प्रॉपर्टी हमने रेंट पर चढ़ा रखी है और उनसे जो रेंट आता है तो वो हाउस प्रॉपर्टी वाले हेड में जाके टैक्सेबल होता है। उसके रूल्स एंड रेगुलेशन वट एवर एप्लीकेबल वो होते हैं, वो होके चलते हैं, राइट। लेकिन बहुत कम लोगों को कैपिटल गेन के बारे में पता होता है कि जो भी कैपिटल एसेट्स होती है, जब भी हम उनको ट्रांसफ़र करेंगे और कैपिटल एसेट को ट्रांसफ़र करने से कोई भी प्रॉफिट या लॉस होता है उसके ऊपर टैक्स लग के चलता है। तो कैपिटल एसेट को ट्रांसफ़र करने से जो प्रॉफिट हुआ उसको कैपिटल गेन बोलेंगे, और कैपिटल एसेट को ट्रांसफ़र करने से जो लॉस हुआ उसको कैपिटल लॉस बोल के चलते हैं। और ये कैपिटल गेन वाले हेड में जाकर टैक्सेबल होके चलता है। तो इनकम के 5 हेड्स में से ये एक हेड ऐसा है, इसको मैं एक्सप्लेन करूँगी। और इस हेड में मैं सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी दूंगी शेयर्स एंड सिक्योरिटी वाले हेड को, क्योंकि बाकी सभी हेड को समझना बहुत ही इजी है। शेयर्स एंड सिक्योरिटी वाला थोड़ा सा कम्बरसम प्रोसेस है और उसको मतलब समझना इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट। सबसे पहले मैं जल्दी से बेसिक चीज़ों को एक्सप्लेन कर देती हूँ कि कैपिटल एसेट क्या है। कैपिटल एसेट का मतलब है कोई भी प्रॉपर्टी, चाहे वो बिजनेस यूज़ के लिए है चाहे वो पर्सनल यूज़ के लिए है, वो कैपिटल एसेट होती है। और कैपिटल एसेट के अंदर शेयर्स आ गए, सिक्योरिटी आ गई, सिक्योरिटी में सब कुछ आ गया, बॉन्ड्स आ गए, डिबेंचर्स आ गए, लिस्टेड अनलिस्टेड शेयर्स आ गए, म्यूचुअल फंड आ गए, गवर्नमेंट की सिक्योरिटी आ गई। कैपिटल एसेट्स में इसके अलावा लैंड एंड बिल्डिंग आ गई, रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी आ गई, कमर्शियल प्रॉपर्टी आ गई, आपका गोल्ड आ गया, सिल्वर आ गया, बुलियन आ गया, आपकी किसी भी तरह की ज्वेलरी आ गई, पेंटिंग आ गई, एनी वर्क ऑफ आर्ट आ गया, स्कल्पचर्स आ गए, आपकी ड्राइंग्स आ गई, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट आ गई, बिजनेस में जो आपकी गुडविल है वो आ गई। मतलब कोई भी प्रॉपर्टी जो मैंने एक्सप्लेन की है ये सभी कैपिटल एसेट होती हैं। लेकिन कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज़ होती है जो आप अपने पर्सनल यूज़ के लिए रखते हो और वो मूवेबल प्रॉपर्टी होती है। लाइक आपके शूज़ हो गए, आपके कपड़े हो गए, आपके पजेशंस हो गए, लाइक आपके फर्नीचर, आपकी जो घर में यूज़ होने वाली चीज़ें हैं जैसे लाइक रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन एक्सेट्रा। तो जो पर्सनल यूज़ होने वाली मूवेबल प्रॉपर्टी है वो कैपिटल एसेट्स का हिस्सा नहीं होती है। लेकिन इसकी एक एक्सेप्शन है, जो आपकी ज्वेलरी हो गई जिसमें कि आपकी गोल्ड, सिल्वर, डायमंड, ड्राइंग्स, स्कल्पचर्स, वर्क ऑफ आर्ट वगैरह ये सब आ गए, लेकिन ये कैपिटल एसेट्स माने जाते हैं। अब कैपिटल एसेट्स आप समझ गए कैपिटल एसेट क्या होती है। कैपिटल एसेट के अंदर रूरल एग्रीकल्चर लैंड नहीं आती है। रूरल एग्रीकल्चर लैंड को आप जब भी ट्रांसफ़र करेंगे तो उसके ऊपर कैपिटल गेन या लॉस कैलकुलेट होके नहीं चलता है, लेकिन अर्बन एग्रीकल्चर लैंड को कंसीडर किया जाता है कैपिटल एसेट के अंदर। तो जो भी चीज़ कैपिटल एसेट के अंदर आ रही है उसको जब भी ट्रांसफ़र करेंगे तो उस पे होने वाले गेन और लॉस के रिगार्डिंग टैक्सेबिलिटी कंसिडर करके चली जाती है। अब इसमें मैं बार बार सेल वर्ड नहीं यूज़ कर रही हूँ। कैपिटल एसेट को ट्रांसफ़र करने पर जो प्रॉफिट या लॉस होगा, बार बार ट्रांसफ़र वर्ड यूज़ कर रही हूँ। अब सिर्फ सेल की बात नहीं हो रही है, यहाँ पर ट्रांसफ़र की बात हो रही है। ट्रांसफ़र में सेल भी आ गया, ट्रांसफ़र में एक्सचेंज भी आ गया। एक्सचेंज मतलब अदला बदली करी आपने। ट्रांसफ़र में रेलिंक्विशमेंट ऑफ एसेट आ गया, मतलब कि किसी एसेट के ऊपर आपने अपना अधिकार मतलब छोड़ दिया। इसके अंदर एक्सटिंग्विशमेंट ऑफ राइट आ गया, मतलब कोई हक आपने अब परमानेंटली छोड़ दिया है। ट्रांसफ़र के अंदर कंपलसरी एक्विजिशन भी आ गया, जिसमें गवर्नमेंट फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट कई बार किसी प्रॉपर्टी को कंपलसरी एक्वायर कर लेती है। एंड ट्रांसफ़र के अंदर किसी भी कैपिटल एसेट को, जो भी मैंने ये सारी एसेट्स बोली है,
आप स्टॉक इन ट्रेड की तरह यूज़ कर रहे हो। स्टॉक इन ट्रेड का क्या मतलब है कि जैसे बिजनेस में नॉर्मली सेल या परचेज करने के लिए आप स्टॉक की तरह किसी एसेट को यूज़ करने लग जाते हैं। जैसे कि एक सुनार का काम है गोल्ड को स्टॉक की तरह बेचना और ख़रीदना रेगुलर बेसिस पर, तो उसके लिए उसने जो भी उसकी पर्सनल ज्वेलरी वगैरह रखी थी जिनको वो कैपिटल एसेट कंसीडर कर रहा था, अभी उसने अपने बिजनेस में इंट्रोड्यूस कर दिया, तो वो सब चीज़ें भी ट्रांसफ़र माने जाते हैं कि इसने जैसे ही कोई कैपिटल एसेट स्टॉक इन ट्रेड में कन्वर्ट की तो वो ट्रांसफ़र आ जाएगा, वहाँ पर कैपिटल गेन या लॉस की टैक्सेबिलिटी वगैरह होके चलेगी जब उस पॉइंट पर जब वो स्टॉक इन ट्रेड आगे सेल होगा एट्सेट्रा। ये सभी चीज़ें एक्सप्लेन करना मेरा मुद्दा नहीं था, मैं ये सब बेसिक चीज़ें एक्सप्लेन नहीं करना चाहती थी। मैं एक्सप्लेन करूँगी आने वाले अगले मेन प्रोविजंस, और वो प्रोविजंस क्या है, शेयर्स और सिक्योरिटी को सेल करते वक्त जो भी कैपिटल गेन या लॉस अराइज होता है उसकी टैक्सेबिलिटी की मैं बात करूँगी, क्योंकि मोस्ट कन्फ्यूजिंग पॉइंट यही है, सबसे ज़्यादा कन्फ्यूज़ करने वाला पॉइंट। तो इससे पहले हम कैपिटल गेन और कैपिटल लॉस को तो हम समझ ही गए हैं, लेकिन अब हम कैपिटल गेन को समझते हैं कि दो तरह का होता है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस, शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कैसे पता लगेगा, जब भी हम किसी कैपिटल एसेट को ट्रांसफ़र करेंगे उसके लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म को चेक करने के लिए हम ये देखेंगे, अगर तो वो लिस्टेड सिक्योरिटी है, इक्विटी शेयर्स हो गए, म्यूचुअल फंड हो गए या यूनिट्स ऑफ बिजनेस ट्रस्ट हो गए, जहाँ पर आपने STT सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स पे किया है, तो उनके लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म को चेक करने के लिए देखेंगे। अगर उस पर्टिकुलर एसेट को आपने 12 महीने से ज़्यादा के टाइम पीरियड में रख कर सेल किया है, यानी वो कैपिटल एसेट आपके पोजेशन में 12 महीने से ज़्यादा रह चुकी है, तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अराइज होगा या लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस अराइज होगा। लेकिन अगर आपने 12 महीने से कम टाइम पीरियड तक उसको रखा और फिर आपने उसको सेल कर दिया, यानी 12 महीने के अंदर अंदर सेल कर दिया, तो उसको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन या शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस कंसीडर करके चलेंगे। इसके अलावा ज़्यादातर जो भी एसेट्स हैं उनके लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म को चेक करने के लिए 24 मंथ्स के टाइम पीरियड को कंसीडर किया जाता है। आई थिंक आपको लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म भी कम शब्दों में समझ आ गया हो। अब हम टैक्सेबिलिटी की बात कर लेते हैं। कभी भी शेयर्स एंड सिक्योरिटीज से जब आप डील कर रहे हैं तो उसमें ना बड़े अलग अलग तरह के प्रोविजंस लगते हैं, बड़ा कंफ्यूजिंग सा हो जाता है और बड़े अलग अलग तरह के टैक्सेबिलिटी के रूल्स वगैरह आ जाते हैं। यहाँ पर मैं आप लोगों को कम शब्दों में बड़े सिंपल तरीके से एक्सप्लेन करूँगी। अगर आपने शेयर्स एंड सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्ट किया है, स्पेशली लिस्टेड जो किसी रिकग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड है, और आपकी इंटेंशंस शेयर्स को होल्ड करने की है एज एन इन्वेस्टमेंट, तो वो आपकी कैपिटल एसेट मानी जाएगी। लेकिन अगर आपकी इंटेंशन उसको एज अ स्टॉक इन ट्रेड हेल्ड करने की है कि इसको नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में हम स्टॉक की तरह ट्रीट करेंगे, तो वो उससे जो भी प्रॉफिट या जो भी लॉस होगा वो बिजनेस लॉस या बिजनेस प्रॉफिट माना जाएगा, तो वो आपकी बिजनेस एंड प्रोफेशन वाली इनकम में टैक्सेबल हो जाएगी। अगर आपकी इंटेंशन शेयर्स और सिक्योरिटी में एज एन इन्वेस्टमेंट डील करने की है, तो वो वाली कैपिटल गेन या कैपिटल लॉस वाले हेड में कंसीडर करके चलेंगे। तो इस वाले पॉइंट ऑफ व्यू पर हम पहले बात कर लेते हैं। कोई भी शेयर्स या सिक्योरिटी लिस्टेड स्पेशली आपके डीमेट अकाउंट में आई है, यानी डिलीवरी बेस्ड ट्रांजैक्शन है, ये कोई इंट्राडे की बात नहीं हो रही है, यहाँ पर कोई फ्यूचर एंड ऑप्शंस की बात नहीं हो रही है, यहाँ पर डिलीवरी बेस्ड ट्रांजैक्शंस की बात हो रही है कि ये शेयर्स एंड सिक्योरिटीज़ आपके डीमेट अकाउंट में आए हैं और आपकी इंटेंशन बिल्कुल क्लियरली उसको इन्वेस्टमेंट की तरह रखने की है, चाहे आप उसको 12 महीने के अंदर अंदर सेल कर रहे हैं या 12 महीने के बाद सेल कर रहे हैं, यानी शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म वटएवर, राइट। तो उस केस में क्या टैक्सेबिलिटी के रूल्स एंड रेगुलेशन बनेंगे। 12 महीने के अंदर अंदर सेल कर दिया तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होगा और उसके ऊपर वो जो भी एप्लीकेबल उस टैक्स ईयर का जो भी टैक्स रेट वगैरह बनेगा वो एप्लीकेबल हो जाएगा, राइट। अगर 12 महीने से ज़्यादा के टाइम पीरियड में आपने उसको सेल कर दिया है तो लॉन्ग टर्म में उसको कंसिडर कर लिया जाएगा और वो टैक्स की एप्लीकेबिलिटी बन जाएगी। इसके अलावा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन जो भी होगा उसमें 1,25,000 तक के लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन को एग्जम्पशन भी मिल जाती है। अभी फिलहाल तक तो ऐसे हो रहा है, आगे के प्रोविजंस क्या रहेंगे वो देख लेंगे, राइट। तो वो 1,25,000 एडजस्ट होने के बाद जो भी नॉर्मल टैक्स रेट वगैरह की एप्लीकेबिलिटी होगी उस पर उसी हिसाब से टैक्स रेट वगैरह एप्लीकेबल हो जाएगा। इसके अलावा अगर आपकी बेसिक जो एग्जम्पशन है जो कि हर एक असेसमेंट ईयर की अलग अलग होती है, जैसे इस असेसमेंट ईयर की 4 लाख तक की बेसिक एग्जम्पशन है स्पेशली फॉर इंडिविजुअल्स एंड HUF।
अदर हेड ऑफ इनकम से एडजस्ट करने के बाद भी कुछ अनयूज्ड बची हुई है तो वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन या शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन से उसको हम यूज़ कर लेंगे। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में जो भी शेयर्स या सिक्योरिटी, लिस्टेड शेयर्स या सिक्योरिटी को सेल करने से अराइज हुआ है सेक्शन 112A में, उसको अलग से 1,25,000 तक की इस असेसमेंट ईयर एग्जाम्पशन दे रहा है। अगले असेसमेंट ईयर देगा या नहीं वो देख लेंगे, बाद की बात है। लेकिन शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन को ऐसी कोई एग्जाम्पशन मिलती नहीं है, उसके ऊपर डायरेक्ट जो भी बेसिक एग्जाम्पशन में जो अनयूज्ड एग्जाम्पशन बची हुई है वो देने के बाद टैक्स लग जाता है। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में आता है वो आता है ग्रैंडफादरिंग प्रोविज़न। ये प्रोविज़न स्पेशली बहुत इम्पोर्टेंट है। ये प्रोविज़न कहता है कि गवर्नमेंट ने 31/1/2018 से पहले वाली सिक्योरिटीज़ जो भी आपने एसटीटी पे करके लिस्टेड सिक्योरिटीज़ परचेज करी थी, अगर वो बेचते वक्त कोई भी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हो रहा है, यानी आपने 12 महीने से ज़्यादा होल्ड करके उनको सेल किया है, तो उस पर जो टैक्स बनता था वो एग्जम्प्ट हो जाया करता था, यानी उसके ऊपर कोई टैक्स ही नहीं लगता था। लेकिन अब गवर्नमेंट ने वो वाला रूल विड्रॉ कर दिया है और एक ग्रैंडफादरिंग प्रोविज़न बना दिया। ये प्रोविज़न कह रहा है कि अगर आपने 31/1/18 से पहले कोई भी लिस्टेड सिक्योरिटीज़ वगैरह एसटीटी वगैरह पे करके परचेज़ किया है, तो 31/1/18 तक जितना कैपिटल अप्रिशिएशन हुआ है आपकी उस कैपिटल एसेट्स में, उसकी तो हम आपको एग्जम्पशन दे ही देंगे, लेकिन उसके बाद होने वाले अप्रिशिएशन की हम आपको एग्जम्पशन नहीं देंगे। चलो शुक्र है भगवान का, इतना तो किया है ना। उसके बाद के अप्रिशिएशन के ऊपर आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। अब ये कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो फॉर एग्जांपल आपने इस 25-26 वाले फाइनेंशियल ईयर में कोई शेयर्स, लिस्टेड इक्विटी शेयर्स या यूनिट्स ऑफ म्यूचुअल फंड या बिजनेस ट्रस्ट वगैरह हो गए, वो सेल किया है सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स पे करके, राइट। तो वो वाली सिक्योरिटीज़ आपने 31/1/18 से पहले की होल्डिंग में वो आपकी पड़ी हुई थी, मतलब तब खरीदी हुई थी। क्योंकि एक रूल होता है ना, फीफो मेथड होता है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट वाला डीमेट अकाउंट में, वो एप्लीकेबल होता है कि यानी जो पहले नंबर पर आई है सेल करते हुए उसी ऑर्डर में वो जाएंगी। पहले नंबर पर आई हुई सिक्योरिटी पहले जाएंगी, दूसरे नंबर पर आई हुई सिक्योरिटी दूसरे नंबर पर जाएंगी, तो सेल करते हुए फीफो मेथड वाला ऑर्डर लगता है। तो आज आप सेल कर रहे हैं और आपके पास जो सिक्योरिटी पड़ी हुई है वो 31/1/18 से पहले वाले टाइम पीरियड की पड़ी हुई है, तो ऑब्वियसली ग्रैंडफादरिंग प्रोविज़न लगेगा। अब ग्रैंडफादरिंग प्रोविज़न तो ये कहता है कि 31/1/18 तक जो भी उन सिक्योरिटीज़ में अप्रिशिएशन हुआ है उसका बेनिफिट ले लो। वो बेनिफिट कैसे लेंगे? फॉर एग्जांपल आपने कुछ सिक्योरिटी खरीदी थी 31/1/18 से पहले वाले टाइम पीरियड में और उनकी वैल्यू थी 100 रुपये, एंड 31/1/18 तक उन सिक्योरिटीज़ का अप्रिशिएशन होकर वो 200 रुपये की हो गई, यानी 31/1/18 की डेट पर उन सिक्योरिटीज़ की मार्केट वैल्यू, फेयर मार्केट वैल्यू जब हमने चेक करी तो 200 रुपये थी, ठीक है। आज जब हमने उन सिक्योरिटीज़ को सेल किया तो वो 300 रुपये में सेल किया। अब गवर्नमेंट कहती है कि बेशक आपने 100 रुपये में खरीदी थी, 31/1/18 तक 200 रुपये का अप्रिशिएशन हो गया है, तो 200 रुपये तक की तो आप एग्जाम्पशन ले लो, लेकिन इसके बाद का जो 200 से लेकर 300 का ये जो 100 रुपये का अप्रिशिएशन हुआ, इस पर हमें टैक्स दे दो। तो इस पर ये कैसे कैलकुलेट होगा? तो जितने की आपने सिक्योरिटीज सेल करी है, मान लो आपने 300 रुपये की करी है, उस 300 रुपये में से आप 31/1/18 तक की अप्रिशिएशन का डिडक्शन ले लो, मतलब उसको आप अपनी बाइंग कॉस्ट मानकर सेल वैल्यू में से लेस कर दो और बाकी जो बचेगा उस पर हमें टैक्स दे दो। अब ये जो कॉस्ट हम कैलकुलेट करेंगे, जो सेल वैल्यू में से लेस करके हम प्रॉफिट या गेन निकालेंगे, उस कॉस्ट को कैलकुलेट करने के लिए एक फॉर्मूला लगता है, और वो फॉर्मूला किस ऑर्डर में लगता है वो मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। सबसे पहले जिस वैल्यू पर आपने वो सिक्योरिटीज सेल की वो वैल्यू यानी 300 रुपये, और जो उन सिक्योरिटीज़ की फेयर मार्केट वैल्यू 31/1/18 को अवेलेबल थी, क्योंकि वहाँ तक के अप्रिशिएशन को एग्जम्प्ट करेंगे ना, तो वहाँ तक के अप्रिशिएशन क्या है, 31/1/18 तक उन सिक्योरिटीज़ की मार्केट वैल्यू 200 है। तो आज जो जिस वैल्यू पर आपने सेल किया वो वैल्यू और 31/1/18 तक की जो अप्रिशिएशन है, यानी 31/1/18 की डेट पे उन सिक्योरिटीज़ की फेयर मार्केट वैल्यू, जो कि हमने एज एन एग्जांपल 200 मान के कंसीडर किया है,
तो 300 और 200 में जो लोअर है वो वैल्यू ले लो अभी फ़िलहाल के लिए। तो 300 और 200 में से 200 यानी 200 लोअर वैल्यू है, उसको साइड में रख लो अभी। अब दूसरी साइड आ जाओ। जिस कॉस्ट पर आपने शुरू में वो शेयर्स खरीदे थे, 100 रुपये में खरीदे थे, हमने एग्जाम्पल लिया था 100 रुपये का, और ये 200 रुपये जो आपने साइड में रखे हैं, इन दोनों में से हायर वैल्यू ले लो। वो हायर वैल्यू बन गई 200। अब ये वैल्यू कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन मानकर सेल वैल्यू में से लेस कर दो। सेल वैल्यू आपकी 300, उसमें से 200 रुपये लेस कर दो, 100 रुपये का आप कैपिटल गेन मान लो, इस पे हमें टैक्स दे दो। वैसे तो कैपिटल गेन आपका बनना चाहिए था 300 में से 100 लेस करके 200, लेकिन 31 से 18 तक की अप्रिशिएशन का आपको बेनिफिट मिल गया। इस तरीके से कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कैलकुलेट कर लिया। उसका फॉर्मूला मैं लिख दूंगी, उसको एक्सप्लेन कर दूंगी कैसे, आप अलग से भी सर्च करके पढ़ सकते हैं, लेकिन एग्जाम्पल में मैंने इसको सिंपल शब्दों में समझाने की कोशिश की है, तो आप इंटेलिजेंट आप समझ जाओगे, इतना मैं मान के चलती हूँ, राइट। इंडेक्सेशन का बेनिफिट बिल्कुल भी नहीं मिलता है इस तरह की कैपिटल एसेट्स को। अब जब हम अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न करने के लिए चलते हैं, तो हम AIS और TIS से डेटा इंपोर्ट करते हैं। तो AIS TIS ऑटोमेटिकली ही आपको वो सारी डिटेल दे देता है, जितने भी आपने सिक्योरिटीज़ वगैरह सेल या परचेज करे हैं वो सारी डिटेल दे देता है। मान लो वो शीट हमने वहाँ से इंपोर्ट कर ली, तो कई बार क्या होगा, AIS TIS वाली शीट जो AIS TIS ने दी वो कई बार इनकम्प्लीट होती है। कई बार वहाँ पर सेल की क्वांटिटी मिस हो जाती है, कई बार वहाँ पर सेल का प्राइस भी मिस हो जाता है, कई बार वहाँ पर सेल का अमाउंट, कई बार ट्रांसफ़र एक्सपेंस वहाँ पर नहीं होते हैं, कई बार परचेज़ की डेट वहाँ पर नहीं होती है, परचेज़ का रेट, परचेज़ का अमाउंट एक्सेट्रा, सो मैनी अदर थिंग्स दैट आर नॉट देयर। सिंपल केसेस में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जहाँ पर ग्रैंड फादरिंग एप्लीकेबल हो रही है, जो सिक्योरिटीज़ आपने 31 से 18 से पहले खरीदी है और बहुत सारा आपका करोड्स में सेल हुई है और बहुत सारा आपका कैपिटल गेन बन रहा है, तो उस केस में आपको ग्रैंडफादरिंग बचाएगी बहुत ज़्यादा टैक्स से। तो आपको वो वाली शीट की डिटेल कंपलसरी फिल करनी ज़रूरी है और उनको एडिट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसके लिए आपको जो भी आपके कॉन्ट्रैक्ट नोट्स हैं, जब आपने सिक्योरिटीज सेल करी या जब आपने सिक्योरिटीज़ शुरू में परचेज़ करी, तो वो वाले कॉन्ट्रैक्ट नोट्स आपके पास होने बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ब्रोकर की स्टेटमेंट होनी आपके पास ज़रूरी है। आपके पास अगर बहुत सारे डीमेट अकाउंट है जिनके थ्रू आप ट्रांजैक्शन करते हैं, तो कंसोलिडेशन स्टेटमेंट, कैपिटल गेन की स्टेटमेंट, टैक्स वगैरह की स्टेटमेंट होनी आपके पास ज़रूरी है। इसके अलावा होल्डिंग स्टेटमेंट, शेयर्स की होल्डिंग स्टेटमेंट आपके पास होनी ज़रूरी है। स्पेशली ग्रैंडफादरिंग वाले प्रोविज़न में 31 से 18 तक की जो आपके पास होल्डिंग है उसकी स्पेशली आपके पास स्टेटमेंट होनी ज़रूरी है, और इन्हीं स्टेटमेंट्स के थ्रू आप इस शीट को कंप्लीट कर पाते हैं और प्रॉपर अपना वैसे बेनिफिट ले पाते हैं जैसे आपको ले लेना चाहिए। आई होप मैंने मेन सारे प्रोविज़न कम शब्दों में एक्सप्लेन कर दिए हैं। इसके बाद मैं आपको लॉसेस को सेट ऑफ करने का और कैरी फॉरवर्ड का प्रोविज़न एक्सप्लेन करूँगी। अगर शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस है तो उस लॉस को आप करंट ईयर में हुए शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन से भी सेट ऑफ कर सकते हैं, और करंट ईयर में हुए लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से भी सेट ऑफ कर सकते हैं। बाकी आप किसी अदर हेड से नहीं कर सकते हैं। एंड उसको आप कैरी फॉरवर्ड करने के लिए ड्यू डेट पर इनकम टैक्स का रिटर्न फाइल करना बहुत ज़रूरी है, तो आप उसको आने वाले 8 ईयर्स तक कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। तो जो भी शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस होगा उसको आप करंट ईयर में भी शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन वाले हेड से एंड लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन वाले हेड से सेट ऑफ कर सकते हैं, और नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर्स में भी 8 सालों तक आपको सेम हेड से सेट ऑफ करके चल सकते हैं। बट द कंडीशन इज़ यू हैव टू फाइल योर इनकम टैक्स रिटर्न ऑन द ड्यू डेट। लेकिन अगर आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस हुआ है तो करंट ईयर में भी आप लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से उसको सेट ऑफ कर सकते हैं, एंड नेक्स्ट ईयर में जब आप उसको कैरी फॉरवर्ड करेंगे नेक्स्ट 8 ईयर्स तक आप उसको सिर्फ और सिर्फ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के अगेंस्ट ही सेट ऑफ कर पाएंगे। सेम कंडीशन इनकम टैक्स की रिटर्न ड्यू डेट पर। अब मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी कि कोई भी आपने इंट्राडे ट्रेडिंग की है, ये थी इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से, डिलीवरी बेस जो भी आपने ट्रांजैक्शंस किए हैं इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से थे ये। लेकिन अगर आपका पॉइंट ऑफ व्यू इंट्राडे है जहाँ पर आप डिलीवरी नहीं ले रहे हैं, तो उन ट्रांजैक्शंस को स्पेक्यूलेटिव ट्रांजैक्शंस कहते हैं और वो आपकी बिजनेस इनकम का पार्ट मानी जाती है। लेकिन अगर आप फ्यूचर एंड ऑप्शंस में ट्रेड कर रहे हैं
ये भी आपकी बिजनेस इनकम मानी जाती है, बट ये आपकी नॉन स्पेकुलेटिव बिजनेस इनकम हो जाएगी, क्योंकि इनको स्पेशल अटेंशन मिलती है कि तुम स्पेकुलेटिव नहीं हो, तुम्हें नॉन स्पेकुलेटिव ही माना जाएगा। इसके पीछे कुछ रीजंस है जिनमें बहुत डीपली जाने की जरूरत नहीं है। सिंपल ये समझ लो कि फ्यूचर एंड ऑप्शंस नॉन स्पेकुलेटिव माने जाते हैं और इंट्राडे वाले स्पेकुलेटिव। नॉन स्पेकुलेटिव में अदर बिजनेस भी आ जाते हैं आपके, जैसे आपका ट्रेडिंग, मैन्युफैक्चरिंग या अदर तरह के बिजनेस, कंसल्टेंसी वगैरह के अदर बिजनेस भी आपके नॉन स्पेकुलेटिव बिजनेस का ही पार्ट माने जाते हैं। अब मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी कि जब भी इंट्राडे ट्रेडिंग करते वक्त आपको कोई भी प्रॉफिट हुआ है तो वो बिजनेस इनकम के हेड का पार्ट माना जाएगा। लेकिन अगर कोई लॉस हो गया आपको करंट ईयर में, तो क्या किसी और हेड के प्रॉफिट से आप उसको सेट ऑफ कर सकते हैं? तो आंसर है नहीं कर सकते हैं। सेम हेड से अगर स्पेकुलेटिव गेन हो रहा है तो आप उसको सेट ऑफ कर पाएंगे, और कैरी फॉरवर्ड भी सिर्फ 4 ईयर्स तक कर सकते हैं। इनकम टैक्स की रिटर्न ड्यू डेट पे फाइल करने के बाद उसको आप 4 सालों तक कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं और सेम हेड ऑफ इनकम से ही सेट ऑफ होगा। लेकिन नॉन स्पेकुलेटिव लॉस के केस में करंट ईयर में सैलरी को छोड़कर किसी भी हेड से के गेन से सेट ऑफ ले लो, एंड अगर इनकम टैक्स की रिटर्न ड्यू डेट पर फाइल कर देते हो, 8 सालों तक, नेक्स्ट 8 ईयर्स तक उसको कैरी फॉरवर्ड कर लो, और सिर्फ बिजनेस इनकम के हेड से ही सेट ऑफ होगा अगले 8 ईयर्स में, उसमें किसी और हेड से सेट ऑफ नहीं मिलेगा। आई होप यहाँ तक का आपको सारा कुछ समझ आ गया है। इसके अलावा मैं एक और प्रोविज़न कम शब्दों में समझाने की कोशिश करूँगी कैपिटल गेन वाले पार्ट पर। अगर आपने सिक्योरिटीज़ सेल करी है और आप एक इंडिविजुअल और एचयूएफ है, आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ है शेयर्स एंड सिक्योरिटीज़ को सेल करते वक्त, और आपने ये पूरा का पूरा सेव करना है और इस पर टैक्स पे नहीं करना है, तो इसके ऊपर आपको एग्जम्पशन मिल सकती है। और वो रूल ये कहता है कि जितनी भी आपको नेट कंसीडरेशन आई, मतलब सारे खर्चे लेस करके, खर्चे कौन कौन से हो सकते हैं? ब्रोकरेज हो सकता है, आपकी स्टैंप ड्यूटी हो गई, आपका जीएसटी हो गया, आपकी अदर ट्रांसफ़र एक्सपेंस हो गए, वो सारे एक्सपेंस लेस कर जो नेट सेल कंसीडरेशन बची, अगर तो वो सारी की सारी नेट सेल कंसीडरेशन आपने इंडिया में ही किसी रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी को खरीदने में इन्वेस्ट कर दी, तो जितना कैपिटल गेन आपको हुआ है वो सारा का सारा एग्जम्प्ट हो जाएगा। लेकिन अगर आपने कुछ कंसीडरेशन इन्वेस्ट कर दी है, तो उसी सेम प्रोपोर्शन में, जितने प्रोपोर्शन में आपने नेट कंसीडरेशन इन्वेस्ट करी है रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी में, वो आपको उसी सेम प्रोपोर्शन के कैपिटल गेन की एग्जम्पशन मिल जाएगी। तो आई होप माय डियर फ्रेंड्स ये वाले प्रोविज़न कम शब्दों में आपको समझ आ गए हैं। इसके अलावा इन्हीं सब केसेस में स्पेकुलेटिव एंड नॉन स्पेकुलेटिव जो भी गेन आपको अराइज हुआ है शेयर्स और सिक्योरिटीज़ को सेल करने से, उसके रिगार्डिंग टैक्स ऑडिट की एप्लीकेबिलिटी की बात करूंगी। इनकम टैक्स एक्ट 1961 के हिसाब से 44AB में होता है वो, और अभी इनकम टैक्स एक्ट 2025 के हिसाब से सेक्शन 63 में उसको काउंट किया जाता है। कम शब्दों में एक्सप्लेन करूंगी क्योंकि टैक्स ऑडिट की अलग से वीडियो बनाऊंगी, बट ये वाला टैक्स ऑडिट मैं यहीं पर इंक्लूड करके चलती हूँ। अगर तो आपको कैपिटल एसेट्स पर गेन हुआ है तो वो तो बिजनेस इनकम का पार्ट है ही नहीं। बिजनेस इनकम का पार्ट तो सिर्फ इंट्राडे या फ्यूचर एंड ऑप्शंस वाले ट्रेड होंगे, स्पेकुलेटिव या नॉन स्पेकुलेटिव में, वो मैंने एक्सप्लेन किया। तो कैपिटल गेन चाहे कितने भी अमाउंट का हुआ है, टैक्स ऑडिट की एप्लीकेबिलिटी वहाँ से तो चेक की ही नहीं जाएगी। टैक्स ऑडिट की एप्लीकेबिलिटी आपकी स्पेकुलेटिव एंड नॉन स्पेकुलेटिव में जो आपको नेट प्रॉफिट हुआ है उस पर कंसीडर की जाएगी, प्रॉफिट के ऊपर कंसीडर की जाएगी, ना कि जिस कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू पर आपने सेल किया है उसके ऊपर। तो जो भी आपने जिस वैल्यू पर सेल किए हैं शेयर्स, उसमें से जिस वैल्यू पर आपने परचेज किए थे वो वाली वैल्यू लेस करके जो आपको प्रॉफिट हुआ है, अगर वो प्रॉफिट 1 करोड़ से ऊपर है तो टैक्स ऑडिट की एप्लीकेबिलिटी बन जाएगी। लेकिन अगर आपके 5% से भी कम ट्रांजैक्शंस, रिसीट या पेमेंट कैश में हुए हैं, तो आपको 10 करोड़ की लिमिट का बेनिफिट मिल जाएगा। उस केस में आपको 10 करोड़ से ज़्यादा के ही प्रॉफिट पर टैक्स ऑडिट की एप्लीकेबिलिटी बनेगी। मैं दोबारा एक्सप्लेन कर रही हूँ, अगर आपके 95% ऑफ ट्रांजेक्शन्स 95% या उससे ज़्यादा डिजिटली कैरी आउट हुए हैं स्पेकुलेटिव और नॉन स्पेकुलेटिव के केस में, जो कि ज़्यादातर होते हैं
डिजिटली ही कैरिड आउट होते हैं एक रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज में एसटीटी वगैरह पे करके, तो वो प्रॉफिट अगर आपका 10 करोड़ से ज़्यादा का है तो ही आपकी टैक्स ऑडिट की एप्लीकेबिलिटी बनेगी। लेकिन अगर 95% से कम ट्रांजैक्शन आपके डिजिटली कैरिड आउट हुए हैं तो उस केस में आपकी टैक्स ऑडिट की एप्लीकेबिलिटी, जैसे ही आपका प्रॉफिट 1 करोड़ से एक्सीड हुआ वहाँ पर आपकी टैक्स ऑडिट की एप्लीकेबिलिटी बन जाएगी। तो आई होप माय डियर फ्रेंड्स, मैंने मेन प्रोविजंस शेयर्स एंड सिक्योरिटीज़ की सेल और परचेज से रिलेटेड सारे अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है। जो भी पार्ट मैंने एक्सप्लेन नहीं किया है, चाहे आप एक चार्टर्ड अकाउंटेंट है, चाहे आप एक चार्टर्ड अकाउंटेंट स्टूडेंट है, चाहे आप एक नॉर्मल पर्सन है जो कि आप अपनी इनकम पर टैक्स पे करके चलते हैं, तो मैंने ये सभी के पॉइंट ऑफ व्यू से कम टेक्निकल वर्ड का यूज़ करके मैंने ये एक्सप्लेन करने की कोशिश की है पूरे जोश के साथ। आई होप माय डियर फ्रेंड्स, अगर कुछ छूट गया तो आप मेरे से पूछ सकते हैं, मैं उसको नेक्स्ट वीडियो में कवर करूँगी। मेरा नेक्स्ट वीडियो टैक्स ऑडिट की एप्लीकेबिलिटी होगा अदर ट्रांजैक्शन से रिलेटेड, एंड 44 AD का सेक्शन जो प्रेजम्पटिव इनकम से रिलेटेड होता है, मैं वो सब चीज़ें एक्सप्लेन करूँगी। आई होप माय डियर फ्रेंड्स यू एन्जॉयड इट। टेक केयर एंड हैव अ ग्रेट लाइफ अहेड।